नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारे राज्य की स्थापना की रजत जयंती है। हमारे अन्नदाता किसान भाइयों ने राज्य की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे किसान भाई कई क्षेत्रों में नवाचार कर रहे हैं। यह उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। देश भर में जहां भी चुनाव होते हैं, लोग डबल इंजन सरकार चुनते हैं, क्योंकि डबल इंजन सरकार अत्यधिक विश्वसनीय होती है, पारदर्शिता के साथ काम करती है और तेज विकास सुनिश्चित करती है। ये हमारे राज्य की स्थापना का रजत उत्सव चल रहा है। 25 साल पूरे हुए हैं। इस राज्य को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों का, अन्नदाताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किसान भाई अनेक क्षेत्रों में आज नवाचार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के नए कृषि के कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान कृषि में हो रहे हैं। किसानों की आय दुगनी हो, किसान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी अवसर है। और राज्य की तरफ से हम सब जहां 25 सालों के सफर में उनको मिलकर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, वहीं अगले 25 साल राज्य के स्वर्णिम 25 साल हों, स्वर्णिम उत्तराखंड हो, उसका संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे किसान भाई भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हम सब लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि और कृषक हमारी हमेशा प्राथमिकता रहे और हमारे संस्कारों में भी कृषि का हमेशा से बहुत बड़ा महत्व रहा है। बिहार चुनाव को लेकर के क्या कहना है? बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और पूरे देश में जहां भी चुनाव होते हैं, हर राज्य के लोग डबल इंजन की सरकारों को चुनते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें बहुत भरोसेमंद होती हैं, पारदर्शिता के साथ काम करती हैं और तेजी से विकास होता है। देहरादून में पीएम मोदी उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर नई दिशा देंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एफआरआई परिसर में कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। धामी ने अधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज प्रांगण में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, वीरांगनाओं और उनके परिजनों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के पूर्ण गठन और सुदृढ़ीकरण की घोषणा करते हुए कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि हर सैनिक परिवार तक योजनाओं का लाभ सहज रूप से पहुंच सके। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ों में बर्फबारी से ठंड ने जोर पकड़ लिया है। बद्रीनाथ धाम में मंगलवार रात से जमकर बर्फबारी हुई, जिससे धाम चारों ओर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी की संभावना जताई। वहीं केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी के बाद सर्दियों का एहसास लौट आया है। बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हल्द्वानी में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में सीएम धामी ने शिरकत की है और सभी वीर सैनिकों को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्हें उनके पिता का चित्र भेंट किया गया, जिससे वे भावुक हो गए। सीएम ने शहीदों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि एक सैनिक की शहादत का कोई मोल नहीं, वे देश की रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं। शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया। अल्मोड़ा में राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मल्ला महल में इन्वेस्टर मीट के जरिए लोकल टू वोकल उत्पादन की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जनपद भर से स्थानीय उत्पादकों ने भागीदारी की, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने उत्पादकों के उत्पाद और हस्तशिल्प का निरीक्षण किया। वहीं उद्यमियों के साथ कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा बनाई जा रही वस्तुओं के उत्पादन को विपणन व्यवस्था चर्चा की गई। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब पहल है अल्मोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा,
और मैं आशा करता हूँ कि हम स्केलेबिलिटी पे फोकस करके और स्टैंडर्डाइजेशन में फोकस करके अपने प्रोडक्ट्स को और बेच पाएंगे। देख सकते हैं आप, जो हमारे जितने भी यहाँ हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्यमी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बड़ी मेहनत से प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। अब बस हमारा इशू है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का। आई थिंक अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस कर लें और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे फोकस कर लें तो हमारे प्रोडक्ट्स मतलब काफ़ी जगह मतलब हम उसे सेल आउट कर सकते हैं। एक तो डिमांड भी है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, ऊपर से हमारी लोकल आर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बिज़नेस मीट के माध्यम से हम लोग कोशिश कर पाएंगे कि जितने हमारे सेलर्स हैं उनको मैक्सिमम बायर्स से हम कनेक्ट तो कराएं, साथ में हम यहाँ कुछ ट्रेनिंग भी इन लोग की फ्यूचर में कराते रहें। जो हमारा RBI सेंटर वो कराता ही रहता है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स की अच्छे से मार्केटिंग कर सकें, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें एंड वी कैन गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर आवर प्रोडक्ट्स। सर, इसके अलावा कलेक्ट्रेट के राम मंदिर में 9 तारीख को साउंड एंड लाइट का कार्यक्रम होगा, क्या कुछ? उत्तराखंड रजत जयंती पर विधानसभा में कांग्रेस के बर्ताव पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि विशेष सत्र था जिसे सभी सदस्यों को अपने विचार रखने के चलते एक दिन और बढ़ाया गया, जिसमें उत्तराखंड के आने वाले वर्षों में विकास को किस तरह से गति दी जाएगी यह चर्चा की जानी थी। लेकिन कांग्रेस का रवैया सत्र के दौरान नकारात्मक ही दिखा और उन्होंने भविष्य के विजन को नकार दिया। देखिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इस उत्तराखंड का 2 दिन का विशेष सत्र आहूत किया गया और जब आवश्यकता पड़ी कि एक दिन इस सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए तो शहर सून ने इस सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया भी। और हम समझते थे कि कांग्रेस की ओर से इस सत्र में जो सुझाव आने चाहिए थी, जो चर्चा होनी चाहिए थी, वो निश्चित रूप से चर्चा उस प्रकार की नहीं हुई। आरोप प्रत्यारोप को लेकर के उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया और जबकि होना ये चाहिए था कि इस उत्तराखंड का जो 25 वर्ष है उसकी विकास यात्रा पर चर्चा होनी चाहिए थी और जो आगे उत्तराखंड का जो भविष्य है, जो 2047 में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसी की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारा भी उत्तराखंड का एक रोड मैप हो, इसके लिए कांग्रेस ने एक जो सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए थी उस प्रकार की चर्चा नहीं की। हम समझते हैं कि जो हमारी सरकार का जो संकल्प है 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो हमारा उत्तराखंड भी एक आत्मनिर्भर राज्य बनकर के इस विकसित राष्ट्र को बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करे। धान खरीद में हो रही अनियमितताओं का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड ने विभागीय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसान जितना इस बार लूटा है कभी नहीं लूटा। मैं चुनौती देता हूं कि विभागीय मंत्री जांच करा ले कि किस राइस मिलर से कितना धान आया। आप ये बताइए, राइस मिलर्स में कुछ गिनती के राइस मिलर्स में सीधा धान आ रहा है, 6 RRFC विभाग काट रहा है, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? कांटे से तुल के आए ना। अभी उत्तराखंड के किसानों का धान बाकी है और धान का लक्ष्य पूरा हो गया। ठीक है, हम नहीं मना करते भी कहीं का ना है, उत्तर प्रदेश कहीं का ना, पहले उत्तराखंड का तो तोलिए धान। जो पैसे दे रहा है किसान, जितना इस बार लूटा कभी नहीं लूटा। 1700, 1800 रुपए, 1600 रुपए नमी के नाम पर मार्केट में बेच के जा रहा है और कांटों पे जो पैसे दे पा रहा है उसी के तुल रहे हैं। और कोऑपरेटिव में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कोऑपरेटिव विभाग में, और कोऑपरेटिव में सबसे ज्यादा किसानों को लूटा जा रहा है कांटों के नाम पर। वही माफिया हैं, जैसे हम दिवाली और उसके त्योहार की इंतजार करते हैं, वो कांटे लेने वाले भी राइस मिलर्स के जो मिले भी हैं और अपने नामों से उन्होंने दाएं बाएं से कांटे। भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं ममता राकेश ने यह मामला सदन के अंदर भी उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाएं बहुत बुरी हालत में हैं। विधायक ने कहा कि हमें एक तरफ तो कहते हुए हर्ष होता है कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत करके पूरे देश में बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन आज महिला कहीं अकेली नहीं जा सकती। विधायक ने सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए और कहा कि मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि महिला थाना का निर्माण किया जाए। कि आज भी कहने में बहुत अच्छा लगता है सशक्त महिला, लेकिन आज भी जो स्थिति है महिलाओं की बहुत बुरी हालत में है। हमें एक तरफ तो कहते हुए हर्ष होता है कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत करके पूरे देश में बेटियों ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन आज महिला अकेली नहीं जा सकती। सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि महिला थानों का निर्माण किया जाए, महिला थाने बनाए जाएं, जिससे कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मजबूती से कार्य कर सकें। और आज देखिए आप, महिलाओं का टेक होम राशन का महिला बाल विकास में जिम्मेदारी महिलाओं पर थी, लेकिन उनसे हटा करके
निजी हाथों में सौंप दिया गया है। तो महिलाओं को कहाँ मजबूत करने की बात ये सरकार कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में और मजबूती से कार्य करने चाहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप बने रहे एनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चयनित मेधावी छात्र 8 नवंबर से गुजरात भ्रमण पर जाएंगे। इससे शैक्षिक यात्रा की पहल विधायक विनोद कंडारी ने की। देवप्रयाग विधानसभा के मेधावी छात्रों को पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की यात्रा पर भेजने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। विधायक विनोद कुंडारी के प्रयासों से आयोजित इस शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को देश की संस्कृति, विकास मॉडल और औद्योगिक प्रगति से अवगत कराना है। इस यात्रा में देवप्रयाग क्षेत्र के लगभग 85 छात्र शामिल होंगे। मैं आपके मीडिया डेस्क में यह सूचना देने के लिए आपके सामने आया हूं कि हर साल की भांति मैं अपनी विधानसभा के जो हाई स्कूल के टॉपर बच्चे होते हैं उन बच्चों को हर साल जो है भारत भ्रमण के कार्यक्रम में ले जाता हूं। और इस बार जो है 8 नवंबर से हम ये अपने जो मेरी विधानसभा देवप्रयाग है हाई स्कूल के जो टॉपर बच्चे हैं उनको हम इस बार गुजरात लेके जा रहे हैं। और 8 तारीख को हमारी यात्रा ये शुरू हो रही है और हम 8 तारीख को अपनी विधानसभा से हम चलेंगे और 9 तारीख को हम गुजरात के लिए हरिद्वार से रवाना होंगे। तो इसमें हम जो है गुजरात की बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनको दिखाने का काम करेंगे। और एक छोटा सा प्रयास मेरा है कि विगत 8 वर्षों से मैं अपनी विधानसभा में जो जितने स्कूल सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं उन सारे हाई स्कूल के टॉपर बच्चों को घुमाने ले आता हूँ। इसके फलस्वरूप यह है कि 8 साल से मैं इसको चला रहा हूँ। इसका परिणाम यह है कि अगर आप मेरी विधानसभा के विद्यार्थियों को हर साल का वार्षिक परीक्षा बोर्ड का अगर आप देखो, उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने रजत जयंती वर्ष मनाने पर सरकार को बधाई दी है, लेकिन साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महासंघ का कहना है कि 25 साल पूरे होने के बावजूद परिवहन व्यवसायियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिला। महासंघ ने सबसे बड़ी मांग ये रखी कि राज्य में अलग से परिवहन मंत्री नियुक्त किया जाए ताकि उनके मुद्दे सीधे मंत्री के पास पहुंच सके। वर्तमान में परिवहन विभाग मुख्यमंत्री के पास है और महासंघ का आरोप है कि समय भाव के चलते मुलाकात व समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। महासंघ ने यह भी आरोप लगाया कि परिवहन विभाग में अधिकारियों की भारी कमी है। आज उत्तराखंड सरकार रजत जयंती वर्ष मनाने जा रही है, पर हमारे इस युवा प्रदेश को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सरकार अपनी खुशियों से खुद ही पीठ थपथपा रही है, परंतु जितने भी उत्तराखंड में परिवहन व्यवसायी है, सबसे बड़ा उद्योग अगर उत्तराखंड में है तो आज परिवहन का है। परिवहन में प्रत्येक गांव में करीब प्रत्येक परिवार में एक गाड़ियां होती है, जिनकी संख्या असंख्य कई 100 में है। करीब 5 लाख ट्रांसपोर्टर हमारे पूरे प्रदेश में है। वो लोग आज इस रजत जयंती वर्ष से कोई भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए कोई कुछ भी काम नहीं किया, ना आपने कोई ठोस नीति हमारे लिए बनाई। जो नीति उत्तर प्रदेश के टाइम की थी उसी नीति को आप आज आगे बढ़ा रहे हैं। जो मुख्य रणनीति है, आपने देखा होगा हमने समय समय पे जो है आंदोलन करे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो है माननीय उच्च न्यायालय भी गए हुए हम लोग, जिसपे कि हमने सीबीआई सीआईडी जांच की भी मांग करी हुई अधिकारियों के खिलाफ में। जब तक और सरकार के कानों में कोई जू नहीं रिंग रही है, इसलिए हमने सब गाड़ी मालिकों ने तय किया है कि जब इस प्रदेश के अंदर इतना भ्रष्टाचार है और हम शिकायत कर रहे हैं और अधिकारी अपनी मनमर्जी पे उतारू हैं, तो क्यों ना जो है सब लोग मिलकर एक शपथ पत्र देंगे, लाखों की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी का भेजेंगे, जिसमें कहेंगे कि जब इस प्रदेश में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो इसे भ्रष्ट उत्तराखंड प्रदेश ही कहा जाए। दूसरा हमारा ये है कि हम अगर जब पूरे प्रदेश के अंदर लोग गांव-गांव में लोगों के पास वाहन है और उनकी कोई समस्या का निदान नहीं हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि एक रथ यात्रा निकाली जाए, जिससे कि हजारों लाखों जो परिवहन व्यवसायी हैं उनके रोजगार को बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक मुहिम चलाई जाए, जिससे कि सरकार को भी चेताया जाए। तीसरा हमारा यह है कि आपने देखा होगा एटीएस सेंटर में जो है कितनी जो है आपने देखा होगा इतना भ्रष्टाचार हो रखा है, जिस पर हमने कई बार कहा है कि हमने इसमें अपर परिवहन आयुक्त को भी कहा था हमने कि आप कौन तय होते करने वाले कि आप लांगा जाओ या आप फिटनेस सेंटर में आप लाल तप्पड़ जाओ 25-30 किलोमीटर में, आपने क्यों नहीं अपनी यहाँ की समाधान उसका परिवहन व्यवसाय का क्यों नहीं करा।
राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। वहीं योजना के तहत शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं को मुफ्त साइकिल योजना का लाभ दिया गया। उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 की 50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल मिली। वहीं शिक्षा निदेशालय ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 13 जिलों को इसके लिए 14 करोड़ की धनराशि जारी करी थी। योजना के तहत हर छात्रा के खाते में डीबीटी के माध्यम से साइकिल के लिए 2,850 रुपए दिए गए। निश्चित तौर पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता समाज के साथ जुड़कर काम करता है। जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस सरकार ने 2012 से 2017 तक ऐसी बेटियों को चुना जो स्कूल जाती थी। पूरे प्रदेश में हर साल 12,66,006 लड़कियों को कक्षा 9 में प्रवेश पाने पर साइकिल दी जाती थी। साइकिल इसलिए दी जाती थी कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो दूर दराज से स्कूल आती थी, तो स्कूल आने जाने में उनको कोई परेशानी ना हो, उनको दिक्कतें ना हो, क्योंकि पहाड़ों में तो बड़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि सवारी नहीं मिल पाती। इसलिए कांग्रेस सरकार ने ये योजना शुरू की ताकि हर साल जो लड़कियां बच्चियां कक्षा 9 में प्रवेश पाएं, उनको साइकिल दी जाए ताकि वो स्कूल जा सके, अपना भविष्य बना सके। और ये योजना पूरे 2017 तक चली कांग्रेस की, और आने वाले समय में 2027 की तैयारी है। हम इन्हीं मुद्दों पर काम करेंगे, इस प्रदेश के भविष्य पे काम करेंगे ताकि आने वाले समय में प्रदेश बहुत आगे बढ़ सके, और कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। देवभूमि उत्तराखंड में पारंपरिक परिधान और आभूषित महिलाओं को खास बनाती है। उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को देखने साल भर देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही कार्यक्रम में भी देखने को मिला, जहां महिलाओं के उत्तराखंडी परिधान और आभूषण ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने पारंपरिक पहाड़ी परिधान पहनकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। डीएम ने पारंपरिक उत्तराखंडी परिधान के साथ ही मांग टीका, गुलोबंद, कानों में झुमके और नथ पहना हुआ था। इस दौरान वे ठेठ पहाड़ी कल्चर में रंगी नजर आई। पारंपरिक वेशभूषा में उत्साहपूर्ण भाग लेकर अपनी संस्कृति की अनोखी छटा बिखेरी। आज यहाँ पे जो वैकुंठ चतुर्दशी मेले के अंतर्गत आज यहाँ पहाड़ी परिधान का कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसमें हम सभी लोग, हमारे जो श्रीनगर नगर निगम की मेयर हैं, चाहे हमारे एसडीएम में, सभी लोगों ने यहाँ पहाड़ी परिधान भी धारण किया, और साथ में जितने हमारे माननीय पार्षदगण थे और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोगों ने भी पहाड़ी परिधान में आज ये इसको पूरा अटेंड किया। और जो हमारा सुन दीदी सुन भूली मैं तो अपन संस्कृति बचौन चली, इसका जो थीम है उस पर आज आयोजन किया गया, और मुझे लगता है बहुत ही सफल आयोजन था। और काफी हमारे जो माननीय पार्षदगण थे उन्होंने भी इस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया। और इससे हमारे जो रूट्स हैं, हमारी जो पहाड़ी परिधान है, केवल एक परिधान नहीं है बल्कि हमारे अपने आइडेंटिटी को दर्शाता है। हम अपनी आइडेंटिटी पे गर्व है, ये दर्शाता है। तो हमारी जो पहाड़ी परिधान है, चाहे हमारे पहाड़ी फोक सॉन्ग्स हैं, चाहे उसके गायन है या रसोई है, हर चीज को हमें बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। और हम जितने भी आगे बढ़ते जाएं, कभी भी हमें अपने जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम का यही उद्देश्य, और मुझे लगता है ये पूरी तरह से। रानीखेत में जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। रानीखेत विकास समिति के बैनर तले स्थानीय नागरिकों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रानीखेत को जिला घोषित किया था, लेकिन 14 साल बाद भी वह घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाई। वरिष्ठ नागरिक एडवोकेट प्रमोद पांडे और रानीखेत के नमित सदस्य मोहन नेगी ने अपेक्षा पर नाराजगी जताई। नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द रानीखेत को जिला नहीं बनाया गया तो आंदोलन और तेज होगा। रानीखेत को जिला बनाने की संबंध में है। इसमें हमने 2011 तक 7 महीने से लगातार जो है हड़ताल की थी कि रानीखेत को जिला बनाया जाए। तो हमारी मांग पूरी भी की गई थी। 15 अगस्त 1911 को तत्कालीन मुख्यमंत्री निशंक जी ने रानीखेत को जिला घोषित कर दिया था। दुर्भाग्यवश उसके बाद खंडूरी जी आए, उन्होंने न मालूम किस कारण से उनके आदेश को रद्द कर दिया, और पुनः हम लोग जागरूक हुए हैं। और हमारी यही इच्छा है, जो हमारे पूर्वजों ने 1956 से एक आवाज़ उठाई थी कि रानीखेत को जिला बनाया जाए, उसी आवाज़ को लेके आज हम चल पड़े। फिर रानीखेत जिले की मांग आज़ादी के बाद से लगातार चली आ रही है। उसमें 54 में ज्ञापन दिए गए, संघर्ष किया गया, 84 में किया, 85 में किया गया,
फिर 93 में किया गया, फिर 97 में किया गया, 4 में किया गया। लेकिन एक बात है कि उसके बाद 93 में जो है मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ पर एएसपी और एडीएम की नियुक्ति की थी, और क्योंकि चुनाव चल रहे थे प्रदेश में, इस वजह से उन्होंने कहा कि अभी नहीं बना सकते, आने वाले समय में इसको जिला बना दिया जाएगा। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी ने भी जिले की बात कही, और लेकिन वो भी जिला नहीं बना पाए। इसमें जो है नगर निगम बन रहे हैं, नगर पालिकाएं बन रही हैं, लेकिन न ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, न जिले बनाए जा रहे हैं। ये समझ से परे है। 25 साल बेमिसाल, लेकिन रानीखेत फटेहाल ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रानीखेत फटेहाल, क्योंकि रानीखेत ड्रग फैक्ट्री का हालत बहुत खराब है, चौबटिया गार्डन की हालत बहुत खराब है। रानीखेत लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में ओवरलोड डंपर ने एक युवक इजराइल की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत कर दी। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम और गुस्से का माहौल है। वहीं परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भाजपा नेता पवन चौहान ने सड़क दुर्घटनाओं पर नाराजगी जताई और परिवहन विभाग से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की मांग की है। उन्होंने लालकुआं पुलिस से चेकिंग अभियान कर कार्रवाई करने का आग्रह किया। दुर्घटना वास्तव में लापरवाही से होती है, जब भी होती है जी, और दुर्घटनाओं से चोट लग जाए सहन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही परिवार जिसका नष्ट हो जाए, जो जिसके छोटे छोटे इतने बच्चे हैं, उसको बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मामला है। और मैं प्रशासन से चाहूँगा कि उसके परिवार को ठीक मुआवजा मिले, ठीक से उसकी मदद हो, और उसके परिवार को जिस तरह प्रशासन मदद कर सकता करनी चाहिए। लापरवाही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही है, और इसका ध्यान रखना चाहिए। और हम लोगों का भी दायित्व बनता है, खाली प्रशासन का नहीं बनता है, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम अपने को जो नियम ट्रैफिक के बनाए उसका पालन करके हम सबको चलना चाहिए। चेकिंग हमेशा बाहर होने चाहिए, चेकिंग शहर के अंदर होना ही दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि बाहर आदमी जब स्पीड पे चल रहा है या अन्य तरीके से चल रहा है, उसको पता है कि यहाँ चेकिंग हो नहीं रही, शहर में हो रही है, तो वो फिर लापरवाह करेगा, लापरवाही होगी तो एक्सीडेंट हो गए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।